अमेरिका में बने दूसरे सबसे बड़े मंदिर का हुआ उद्घाटन। न्यू जर्सी के रॉबिन्सविले शहर में बना भव्य मंदिर। इसरो पर रोज 100 से ज्यादा साइबर अटैक। सोमनाथ बोले रॉकेट में यूज होने वाली चिप का सॉफ्टवेयर चुराने की हो रही कोशिश। बेंगलुरु में पटाखा दुकान में आग, गाड़ी से पेटियां उतारते समय हुआ हादसा, पुलिस ने दुकानदार को हिरासत में लिया। लद्दाख कारगिल काउंसिल चुनाव में वोटों की गिनती जारी, 26 सीटों पर हुआ इलेक्शन। मणिपुर में मंत्री के घर के पास ग्रेनेड ब्लास्ट, संयुक्त राष्ट्र ने राज्य के हालात पर जताई चिंता। नमस्कार, न्यू इंडिया लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रूबी सिंह चौहान। नजर डालेंगे आज की सभी बड़ी खबरों पर। विदेशी धरती पर 185 एकड़ जमीन पर बना भव्य मंदिर, एक भव्य संरचना मंदिर परिसर में नीलकंठ वर्णी की 39 फीट ऊंची सुंदर मूर्ति। यह अद्भुत दृश्य अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य के रॉबिन्सविले शहर का है, जहां स्वामी नारायण संप्रदाय के अक्षरधाम मंदिर की शनिवार शाम प्राण प्रतिष्ठा हुई। अमेरिका के न्यू जर्सी के रॉबिन्सविले में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का निर्माण वर्ष 2011 में शुरू हुआ था, जो पूरा हुआ है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। मंदिर का उद्घाटन महंत स्वामी महाराज ने किया। भगवान स्वामी नारायण को समर्पित इस मंदिर को 12,500 से अधिक स्वयंसेवकों ने तैयार किया है। बीएपीसी स्वामी नारायण मंदिर बाहर और अंदर दोनों तरफ से भव्यता लिए हुए है। मंदिर का बाहरी हिस्सा हिंदू वास्तुकला के अनुसार बनाया गया है। मंदिर का 135 फीट चौड़ा और 55 फीट ऊंचा मंडप है। वहीं मंदिर को सुरक्षा प्रदान करने वाले सभी पिलर्स पर भी ऐसी आकर्षक नक्काशी है जिसे लोग देखते ही रह जाते हैं। मंडप का मुख्य प्रवेश द्वार, जिसे मयूर द्वार कहा जाता है, ये मंदिर का मुख्य आकर्षण है। मयूर द्वार को संगमरमर से उकेरी गई मोर, हाथी, भिक्षुओं और भक्तों सहित 236 मूर्तियों से खूबसूरती से सजाया गया है। भव्य मंदिर तक पहुंचने के लिए 50 फीट ऊंचा चूना पत्थर का दरवाजा है। इस द्वार पर सैकड़ों मोर बने हुए हैं। मयूर द्वारा हिंदू मंदिरों में भव्य प्रवेश द्वारा प्राचीन परंपरा का हिस्सा है। मंदिर के पास मंडप में एक भव्य प्रार्थना कक्ष भी है। यहाँ एक समय में 1000 से अधिक भक्त बैठकर पूजा कर सकते हैं। मंदिर परिसर में युवाओं के लिए एक गतिविधि केंद्र, आगंतुकों के लिए एक विश्राम गृह और एक फूड कोर्ट भी बनाया गया है। एक और दिलचस्प बात यह है कि मंदिर और उसके आसपास की सुंदरता उत्तर और दक्षिण भारतीय मंदिरों की स्थापत्य शैली के समृद्ध मिश्रण से प्रभावित है। मंदिरों का मुख्य भाग 4 मंजिला है, जो भारत की विरासत, इतिहास और संस्कृति की गौरवशाली गाथा को प्रदर्शित करता है। अलंकृत खंभे, दीवारें और छत की नक्काशी रामायण, महाभारत और अन्य प्राचीन ग्रंथों की कहानियों को दर्शाती है। वहीं हाल में भारतीय हिंदू समुदाय के धार्मिक नेताओं और भिक्षुओं की मूर्तियां स्थापित हैं। 34 फीट ऊंचा, 30 फीट व्यास वाला गुंबद मंदिर को भव्यता प्रदान करता है। इसे देखकर मंदिर की नक्काशी की जटिलता को समझा जा सकता है। गुंबद आधुनिक इमारतों की तरह एक पत्थर का कंक्रीट से नहीं बना है, बल्कि विभिन्न इंटरलॉकिंग स्लैबों का संयोजन है। गुंबद के केंद्र में एक सुंदर संगमरमर का केंद्र बिंदु है, जो कि स्टोन की तरह पत्थर का एक एक टुकड़ा बाकी पत्थरों से इस तरह जुड़ा हुआ है, जो इसे मजबूती के साथ साथ सौंदर्यपूर्ण अपील भी देता है। गुंबद में लगे सभी पत्थर आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं मानो वो एक दूसरे से लॉक कर दिए गए हों। मंदिर के प्रवेश द्वार के अलावा विभिन्न दीवारों पर मोर, हाथी, शेर, बंदर, हिरण, खरगोश, तोता, गाय और गिलहरी सहित कई जानवरों की मूर्तियां हैं। पूरे मंदिर में जानवरों की ऐसी नक्काशी हमें याद दिलाती है कि हिंदू धर्म प्रकृति के साथ सद्भाव पर जोर देता है। वहीं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के सॉफ्टवेयर पर हर दिन 100 से ज्यादा साइबर अटैक होते हैं। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने शनिवार को केरल के कोच्चि में 2 दिवसीय इंटरनेशनल साइबर कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। सोमनाथ ने कहा, रॉकेट तकनीक में साइबर हमलों की संभावना बहुत अधिक होती है, क्योंकि इसमें एडवांस सॉफ्टवेयर और चिप का इस्तेमाल किया जाता है। ये खतरा कितना भी बड़ा हो सकता है। इसरो ऐसे हमलों से बचने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। हमारा सिस्टम साइबर सुरक्षा नेटवर्क से लैस है। इसमें किसी तरह से सेंध नहीं लगाई जा सकती। इसरो प्रमुख ने आगे कहा कि सॉफ्टवेयर के अलावा संगठन रॉकेट के अंदर हार्डवेयर चिप्स की सुरक्षा पर भी फोकस कर रहा है। इसके लिए अलग अलग प्रकार से टेस्टिंग की जा रही है। सोमनाथ ने कहा, पहले हम एक सैटेलाइट की निगरानी करने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करते थे, अब वही काम कई सैटेलाइट के लिए किया जा रहा है। इससे पता चलता है समय के साथ टेक्नोलॉजी बदल रही है, हमको उसी के हिसाब से अपडेट होना होगा। सोमनाथ ने आगे कहा, आम लोगों के डेली रूटीन में मदद करने वाले कई सैटेलाइट भी मौजूद हैं। इन सभी को विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर द्वारा कंट्रोल किया जाता है।
इन सभी की सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। साइबर हमलों के बारे में बोलते हुए सोमनाथ ने आगे कहा, एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक वरदान भी है और खतरा भी। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे टेक्निक का इस्तेमाल कर साइबर क्राइम की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। इसके लिए बेहतर रिसर्च और कड़ी मेहनत करनी होगी। वहीं बेंगलुरु के आनेकल तालुक के अट्टीबले में शनिवार 7 अक्टूबर को पटाखा दुकान में आग लगने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। हादसे में घायल 2 लोगों की मौत इलाज के दौरान रविवार सुबह हुई। पुलिस ने शुरुआत में बताया था कि दुकान मालिक समेत 4 लोगों को मामूली चोटें आई। हादसा शाम करीब 4:30 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि पटाखे दशहरा दिवाली के लिए स्टोर हो रहे थे। गाड़ी से उतारते समय उनमें आग लग गई। पुलिस ने रविवार को दुकान के मालिक को हिरासत में ले लिया। डीजीपी ने बताया कि आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। इसमें पीछे जो भी लोग जिम्मेदार होंगे उन्हें सजा दिलाई जाएगी। राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया रविवार दोपहर को घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने कहा कि अभी मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है। हमें यह जांच करने की जरूरत है कि दुकान के पास जरूरी लाइसेंस और सुरक्षा के साधन थे या नहीं। पूरी जांच के बाद दुकान के मालिक के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि कैंटर गाड़ी से पटाखे की पेटियां उतारते समय बालाजी क्रैकर्स की दुकान में आग लगी। देखते ही देखते आग ने दुकान और गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। जिस वक्त हादसा हुआ उस समय वहां 35 लोग काम कर रहे थे। ज्यादातर पीड़ित धर्मपुरी जिले के अमलपेट्टई, तिरुपपुर और वानेमड़ी पड़ोसी तमिलनाडु के कल्लाकुरुची के रहने वाले हैं। पुलिस अधीक्षक मल्लिकार्जुन बालादंडी ने कहा कि जब आग लगी तो कुछ कर्मचारी दुकान के अंदर काम कर रहे थे। दुकान मालिक नवरात्रि और दीपावली के मद्देनजर पटाखों को स्टोर कर रहा था। आग से आसपास खड़ी कई गाड़ियां भी जल गईं। घायलों में गोदाम मालिक भी शामिल है। दुकान मालिक और उसके बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि मैं कल दुर्घटना स्थल पर जाऊंगा और इसका निरीक्षण करूंगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख और साधारण घायलों को 50,000 का मुआवजा देने की घोषणा की। वहीं कारगिल में हुए लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल चुनावों का रिजल्ट आज आने वाला है। 30 सदस्यीय काउंसिल की 26 सीटों पर 4 अक्टूबर को चुनाव हुए थे। ताजा अपडेट के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल वाहिद ने भीमबट सीट पर कांग्रेस और बीजेपी को हराकर जीत हासिल की है। एनसीके के अन्य नेता पुंचोक ताशी ने बौद्ध बहुल सीट पदूम से जीत हासिल की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी स्टेकचाय खंगराल सीट पर जीती। पश्चिम सीट पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को हरा दिया। आर्टिकल 370 के निरस्त होने के बाद अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख के कारगिल में पहला स्थानीय चुनाव है। नई परिषद 11 अक्टूबर से पहले गठित होने वाली है। 4 अक्टूबर को ही वोटिंग में 77.62% मतदान हुआ। 25 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 85 उम्मीदवार मैदान में हैं। परिषद चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने चुनाव पूर्ण गठबंधन बनाया। हालांकि एनसी ने 17 उम्मीदवार उतारे थे, जबकि कांग्रेस ने 22 उम्मीदवार उतारे थे। कारगिल डिवीजन नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रहा है और कांग्रेस विपक्ष के रूप में बनी हुई है। चुनाव पूर्व गठबंधन उन क्षेत्रों की ही समिति है जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा थी। अनुच्छेद 370 को खत्म करने और पूर्व राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने के बाद लद्दाख परिषद चुनावों को भाजपा के लिए लिटमस टेस्ट के रूप में देखा जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फिरोज अहमद खान की अध्यक्षता वाली लद्दाख की मौजूदा परिषद ने 1 अक्टूबर को अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। कारगिल डिवीजन में 46,762 महिला मतदाताओं के साथ 95,388 मतदाता हैं। वोटिंग के दिन हर मतदान केंद्र पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। वहीं मणिपुर के इम्फाल पश्चिम के सिंगजामेई में शनिवार देर रात ग्रामीण विकास मंत्री वाई खेमचंद के घर के गेट के पास ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ। इस हादसे में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया। उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं राज्य के सीएम बीरेन सिंह ने घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। इधर मणिपुर में दूसरी बार हिंसा भड़कने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने राज्य के हालात पर चिंता जताई। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर लिखा, हम मणिपुर हिंसा पर बोलने वाले मानवाधिकार एक्टिविस्ट बबलू लिथोंगम को मिल रहे धमकियों से चिंतित हैं। 5 अक्टूबर को हिंसक भीड़ ने इम्फाल वेस्ट के कैथल मांगवी में बबलू लिथोंगम के घर पर हमला किया था। यूएनएचआर ने इस घटना के पीछे मैत्तेई लिम्पोस और आरामबाई तेंगोल को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही अधिकारियों से बबलू लिथोंगम के उनके परिवार और घर को सुरक्षा देने की मांग की। मानवाधिकार एक्टिविस्ट बबलू लिथोंगम मैत्तेई कट्टरपंथी संगठन मैत्तेई लिम्पोस और आरामबाई तेंगोल की आलोचना करते हैं। मैत्तेई लिम्पोस ने 5 अक्टूबर को बबलू लिथोंगम और बृंदा थोनजोम का बॉयकॉट करने का ऐलान किया था। 5 अक्टूबर
अक्टूबर की शाम को ही बबलू लिथोंगम के घर पर भीड़ ने तोड़फोड़ की। हालांकि तब बबलू घर पर नहीं थे। हमले से 5 दिन पहले बबलू ने अपने घर पर हमले की आशंका जताई। वहीं इंडियन एयरफोर्स ने 8 अक्टूबर यानी आज दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल में अपना 51वां स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान आईएएफ बैंड की परफॉर्मेंस के दौरान लोग जमकर नाचते गाते और तालियां बजाते नजर आए। आईएएफ बैंड ने मां तुझे सलाम, तेरी मिट्टी, जय हो जैसे कई देशभक्ति और फिल्मी गानों पर परफॉर्मेंस किया। इस साल वायुसेना दिवस का थीम आईएएफ एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज है। भारतीय वायुसेना की स्थापना आज से 91 साल पहले 8 अक्टूबर को हुई थी, इसीलिए सेना इस दिन को बड़े धूमधाम के साथ मनाती है। वहीं हरियाणा के पानीपत जिले में रविवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया, जहां गांव जलालपुर में कंबल की इंडस्ट्री में बने केमिकल से भरे सीटीपीटी गड्ढे में संदिग्ध परिस्थितियों में 3 व्यक्ति गिर गए। तीनों को उसमें गिरा देख मौके पर मौजूद लोगों में चीख पुकार मच गई। इसके बाद हादसे की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम नंबर डायल 112 पर दी। सूचना मिलते ही पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। केमिकल से तीनों को बाहर निकालने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। इसी बीच दमकल कर्मियों ने केमिकल के उस गड्ढे से तीनों को किसी तरह बाहर निकाला। आनन फानन में तीनों को सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां चेकअप के बाद डॉक्टर ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद तीनों को पंचनामा भरवाकर शवगृह में रखवा दिया गया है। पुलिस मामले की आगामी कार्रवाई कर रही है। जानकारी के मुताबिक हादसा गौरजा इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड में हुआ है, जो कि कंबल की इंडस्ट्री है। इसे 2-3 पार्टनर मिलकर संचालित करते हैं। जिस गड्ढे में तीनों गिरे वो सीटीपीटी का गड्ढा है, जिसमें केमिकल वाला पानी रिसाइकल होकर दोबारा प्रयोग करने योग्य किया जाता है। वहीं सामने आया कि हादसा देर रात करीब 1 बजे का है, जब तीनों संदिग्ध परिस्थितियों में इसमें गिरे थे। देर रात 3 बजे से प्रशासन का अमला मौके पर मौजूद है। मृतकों की पहचान गांव रसालपुर निवासी कुर्बान, गांव जलालपुर निवासी इस्लाम और गांव रसलापुर निवासी सुरेश के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि इस्लाम और कुर्बान दोनों चाचा भतीजे थे, जो कि इंडस्ट्री से केमिकल ट्रैक्टर में भरकर ड्रेन में छोड़ने का काम करते थे। दोनों पूर्व सरपंच का ट्रैक्टर चलाते थे। वहीं सुरेश फैक्ट्री में इलेक्ट्रिक फिटर था। प्राथमिक रूप से जानकारी मिली है कि इस्लाम और कुर्बान की मौत गैस की चपेट में आने से हुई है। उनको बचाने सुरेश आया था, वो भी टैंक में गिर गया। दमकल विभाग ने गैस को निष्क्रिय करने वाले केमिकल का छिड़काव करने के बाद तीनों को बाहर निकाला, मगर किसी की जान नहीं बच सकी। आरोप लगाते हुए परिजनों ने कहा है कि तीनों की हत्याएं हुई हैं। उनके सिर, मुंह व अन्य जगहों पर चोट के निशान भी हैं। इतना ही नहीं, परिजनों ने आरोप ये भी लगाए हैं कि इंडस्ट्री के अंदर बाहर के सीसीटीवी कैमरे भी चालू नहीं थे। सभी कैमरे उखाड़कर फेंके हुए थे। इस फैक्ट्री में चादर और कंबल का उत्पादन होता है। इससे निकलने वाले दूषित केमिकल युक्त पानी को बेसमेंट में करीब 15 फुट गड्ढे 20 फुट लंबे टैंक में जमा किया जाता है। जानकारी के मुताबिक इस टैंक की क्षमता करीब 7000 लीटर की है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री मालिक केमिकल युक्त पानी को चोरी से रात 7 बजे से 6 बजे तक ड्रेन नंबर 2 में टैंकरों से डलवाया। वहीं विश्व और भारत में आपदा के समय सबसे पहले आगे आने वाली समाज सेवी संस्था खालसा एड के राष्ट्रीय सेवक अमरप्रीत सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। खालसा एड ने प्रेस नोट जारी कर इसकी सूचना दी। इतना ही नहीं, अमरप्रीत सिंह के साथ साथ पंजाब टीम में जुड़े व्यक्तियों के अपने अपने पद छोड़ने की सूचना भी मिल रही है। हालांकि अभी खालसा एड ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। अमरप्रीत सिंह ने 10 साल भारत में खालसा एड के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर सेवाएं दी हैं। पंजाब और अन्य राज्यों में इस साल आई बाढ़ में सबसे आगे रहते हुए राहत सामग्री उपलब्ध करवाई। बीते 10 सालों में खालसा एड के भारत व पंजाब में चले सभी राहत और रेस्क्यू ऑपरेशंस अमरप्रीत सिंह की देखरेख में चले। लेकिन अचानक से अमरप्रीत सिंह व पंजाब की टीम द्वारा इस्तीफा दिए जाने के बाद हलचल पैदा हो गई है। खालसा एड जल्द ही अपने नए राष्ट्रीय एमडी पद के नाम की घोषणा कर सकता है। इससे पहले एनआईए ने 2 अगस्त को सुबह 5 बजे खालसा एड कार्यालय व अमरप्रीत सिंह के घर पर रेड करके सभी को चौंका दिया था। उस समय एनआईए द्वारा खालसा एड के जरूरी कागजातों के कब्जे में लिया गया था। एनआईए का मकसद खालसा एड को फंड्स उपलब्ध करवाने वाले फंड्स उपलब्ध का तरीके को जांच करना था। इस दौरान अमरप्रीत सिंह ने अपना पक्ष रखते हुए साफ किया कि खालसा एड जानकारी उपलब्ध करवाती रहेगी जो एनआईए को चाहिए होगी। इस रेड का पंजाब में काफी विरोध किया गया था, क्योंकि ये रेड उस समय हुई जब पूरा पंजाब बाढ़ की चपेट में था और खालसा एड का बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। दिल्ली बॉर्डर पर चले किसान आंदोलन में भी संस्था मदद के लिए आगे आई। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यू इंडिया लाइव।